हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेंट एस एन अजीतगढ़ से मनीष। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ते हैं पौधों के अनिवार्य पोषक तत्व। तो पौधों में कौन कौन से आवश्यक यानी अनिवार्य रूप से जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उनके बारे में इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। पादप में क्या होता है, कई प्रकार के खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? खनिज पोषक कहते हैं। पादपों में कई खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं? खनिज पोषक कहते हैं। पादप जो है वो अपने खनिजों को मृदा द्वारा, जल द्वारा और वायु द्वारा ग्रहण करता है। पादप खनिजों को वायु, जल, मृदा द्वारा ग्रहण करता है। ग्रहण करता है। अब इनमें से अब पृथ्वी पर कितने तत्व हैं? पृथ्वी पर पाए जाने वाले लगभग 105 तत्वों में से 60 तत्वों की उपस्थिति किसमें देखी गई है? पादप में देखी गई है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले 105 तत्वों में से 60 तत्वों की उपस्थिति पादप में होती है। यानी कि 105 तत्वों में से 60 तत्व तो क्या होते हैं? प्लांट में मौजूद होते हैं। इनके साथ ही जो 60 तत्व हो गए, उनमें से भी जो तत्व अनिवार्य रूप से कंपल्सरी होते हैं वो क्या कहते हैं? अनिवार्य तत्व। और अनिवार्य तत्व की संख्या कितनी होती है? 17। वे तत्व, खनिज तत्व बोल सकते हैं, वे खनिज तत्व जिनके बिना पादप अपना विकास व वृद्धि नहीं कर पाता। क्या कहलाता है? अनिवार्य तत्व कहलाते हैं। अनिवार्य तत्व। अब ये जो 60 तत्व हैं, 60 तत्वों में से ऐसे तत्व भी मौजूद हैं जिनके बिना पादप अपना विकास और वृद्धि अच्छी तरह से नहीं कर पाता। उन्हें क्या कहते हैं? अनिवार्य तत्व कहते हैं। इन अनिवार्य तत्वों की संख्या कितनी होती है? 17 होती है। अनिवार्य तत्व कितने होते हैं? अनिवार्य तत्व होते हैं 17। अगर मान लो अनिवार्य तत्वों में किसी तत्व की कमी हो जाती है तो पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता है। क्या हो जाए? कमी। किसकी? अनिवार्य तत्वों की क्या हो जाए? कमी हो जाएगी, तो पादप अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाएगा। पादप अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाता है। ठीक है, अपना जीवन चक्र वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अनिवार्य तत्व किसे कहेंगे? कि वे तत्व जिनमें बिना पादप अपना विकास और वृद्धि यानी अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर पाता, वो क्या होते हैं? अनिवार्य तत्व। और अनिवार्य तत्वों की संख्या कितनी होती है? 17।
इन अनिवार्य तत्वों की आवश्यकता भी क्या होती है, अलग अलग तरीके से होती है। यानी कुछ अनिवार्य तत्वों की मात्रा ज़्यादा चाहिए और कुछ की क्या चाहिए, कम। इन मात्राओं के आधार पर अनिवार्य तत्वों को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखे हैं। यानी कि जिनकी मात्रा क्या चाहिए, ज़्यादा, तो जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए वो क्या होते हैं, वृहत या दीर्घ अनिवार्य तत्व। और जिनकी मात्रा क्या होती है, पौधे के लिए बहुत कम मात्रा में आवश्यक होती है, वो क्या कहलाते हैं, लघु या सूक्ष्म मात्रिक अनिवार्य तत्व। तो इनको नोट करो, फिर इसके बाद में हम इनके जो अनिवार्य तत्व के किस आधार पर अनिवार्य तत्वों को डिवाइड कर रखा है कि अनिवार्य तत्व ये होते हैं, किस आधार पर अनिवार्य तत्वों को डिवाइड कर रखा है, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो नोट करो इनको एक बार। अब देखो अनिवार्य तत्वों की कसौटी, यानी किन आधार पर अनिवार्य तत्वों को माना गया है कि इनके कारण ये अनिवार्य तत्व हैं। क्योंकि अभी तक पृथ्वी पर 105 तत्व हैं, 5 तत्वों में से 60 तत्वों की उपस्थिति बता रखी है। इनमें से 17 तत्वों को ही चुनाव क्यों किया गया है, 17 तत्वों का ही चुनाव क्यों किया गया है, क्योंकि 60 तत्व उपस्थिति बता रखी है, लेकिन 17 की उपस्थिति किस आधार पर की गई है वो बता रखी है। किसने बताई, आर्नोन के अनुसार कौन कौन से तत्व अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। पहला हो गया कि पौधे की सामान्य वृद्धि और जनन के लिए अनिवार्य हो, यानी जिनके बिना पादप क्या नहीं कर पाए, न तो वृद्धि कर पाएगा न ही जनन कर पाएगा। यानी वृद्धि और जनन के लिए वह तत्व अनिवार्य होना चाहिए कि जिनके बिना वह वृद्धि और जनन नहीं कर सकता। दूसरा है तत्व की अनिवार्यता विशिष्ट होनी चाहिए। अनिवार्यता विशिष्ट मतलब कि एक तत्व होगा, उसकी जगह कोई दूसरा तत्व नहीं ले सकता, यानी जिसका कोई विकल्प नहीं हो। या क्या बोल सकते हो, उस तत्व का कोई विकल्प ना हो। यानी कोई एक तत्व की मान लो कमी हो जाए, अनिवार्य तत्व के रूप में मान लो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की अगर मान लो कमी हो रही तो इस नाइट्रोजन की जगह पर, नाइट्रोजन क्या एक अनिवार्य तत्व होता है, इस नाइट्रोजन की जगह कोई दूसरा तत्व नहीं ले सकता। यानी ये क्या होती है, एक इसकी विशिष्टता, अनिवार्यता विशिष्ट है। नेक्स्ट है देखो, तत्वों को पादप की उपापचयन में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होना चाहिए। जो उपापचयन प्रक्रिया होती है, जो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जो कार्य होते हैं, उनमें क्या होना चाहिए, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। नेक्स्ट है विशिष्ट खनिज तत्व होगा। अगर मान लो कोई खनिज तत्व हो और मान लो इस नाइट्रोजन की क्या आ जाए, कमी हो जाए, तो इस नाइट्रोजन की कमी कारण उस पादप में क्या होगा, एक विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होंगे। यानी ऐसा तत्व होना चाहिए कि जिसकी कमी से उस पादप में क्या होंगे, विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होंगे। अगर ये फीचर अगर होते हैं किसी तत्व में तो वो क्या होता है, अनिवार्य तत्व के रूप में होता है। कौन कौन से होंगे, एक तो वृद्धि और जनन के लिए आवश्यक होगा, अनिवार्यता विशिष्ट होगी, यानी इसका कोई विकल्प नहीं होगा, डायरेक्टली क्या कर रहा है, उपापचयन में भाग ले रहा है, और उसकी कमी से क्या हो रही है, एक विशेष लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। तो इनको नोट करो। फिर हम पढ़ते हैं अनिवार्य तत्व के जो दो भाग हैं, वृहद और सूक्ष्म तत्व, उनके बारे में। अब देखो, आवश्यक जो अनिवार्य तत्व होते हैं उनकी आवश्यक मात्रा के आधार पर इनको दो भागों में डिवाइड कर रखा है। वृहद या बोल सकते हो दीर्घ, या गुरुत्व या प्रधान तत्व जिनको बोलते हो, यानी जिनकी मात्रा सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। और दूसरा है सूक्ष्म या लघु तत्व, ट्रांस तत्व, यानी जिसकी मात्रा सूक्ष्म यानी कम मात्रा में आवश्यक होती है। वृहद तत्व किसे कहेंगे, जो पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में कितना होगा, 1 से 10 ml मौजूद होगा, 1 से 10 मिलीग्राम मात्रा में प्रेजेंट होगा। यानी कि अधिक मात्रा में, शुष्क भार तो जानते हो कि जिसमें जलवाष्प की मात्रा शून्य हो, यानी जलवाष्प उसमें मौजूद ही न हो, वो क्या होता है, शुष्क पौधे का शुष्क भार होता है। अब उस शुष्क भार में कितनी होगी, किसी तत्व की मात्रा 1 से 10 ml मौजूद हो, ml ग्राम मौजूद हो, तो वो क्या होगी, वृहद तत्व की श्रेणी में आएगा। और इनकी सांद्रता क्या होती है, अधिक सांद्रता में मौजूद होते हैं, अधिक दिख रहे हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 9 होती है। 9 में कौन कौन से हैं, जैसे
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। ये सारे के सारे नौ के नौ क्या हैं? वृहद अनिवार्य तत्व। दूसरी ओर बात करें सूक्ष्म या लघु तत्व, इसमें क्या होगा कि पौधे के जो शुष्क भार होगा उस 1 ग्राम शुष्क भार में इनकी मात्रा क्या होगी? 1 ml ग्राम से भी क्या होगी? कम। तो वो क्या होंगे? सूक्ष्म पोषक तत्व होंगे। और इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है और ये कम सांद्रता में प्रेजेंट होते हैं। और 8 कौन कौन से हैं? मैग्नीज हो गया, फेरस हो गया, जिंक, बोरॉन, मोनोमोलिब्डेनम, कॉपर, निकल और क्लोरीन। इनको हम एक छोटी सी ट्रिक की सहायता से भी याद कर सकते हैं। कौन सी ट्रिक होगी? जैसे कोई भी ट्रिक आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। जैसे मैं एक आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। जैसे मैंने फिर से जो भी मोबाइल लिया काम नहीं करता। जैसे मैंने एक ट्रिक बना ली कि मैंने फिर से जो भी मोबाइल लिया काम नहीं करता। तो यहाँ से मैंने से क्या ले लेंगे? Mn, फिर से क्या लेंगे? फेरस, से साइलेंट रह जाएगा। जो से क्या ले लेंगे? जिंक, Zn, बी से क्या ले लेंगे? बोरॉन, मोबाइल से क्या ले लेंगे? मोनोबोडिनम, लिया से साइलेंट रह जाएगा। काम से क्या आ जाएगा? कॉपर, नहीं से क्या आ जाएगा? निकल, और कर्ता से क्या आ जाएगा? क्लोरीन। इस प्रकार आप कोई भी ट्रिक बना सकते हो। तो ये क्या हो गए? वृहद और सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। वृहद क्या होंगे? जिसमें पौधे के शुष्क भार में 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 ml ग्राम मौजूद होगा, वो क्या होगा? वृहद। और जिसमें 1 ml ग्राम से भी शुष्क भार में कम होगा, वो क्या होगा? सूक्ष्म पोषक तत्व। मैंने बताया था आपको कि 105 तत्व मौजूद हैं, उनमें से प्लांट में 60 मौजूद होते हैं। इनमें से 17 तत्व की अनिवार्यता होती है, क्योंकि इनकी जगह दूसरा कोई नहीं ले सकता। डायरेक्टली उपापचय प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इनकी कमी से पौधे में एक विशेष लक्षण उत्पन्न होते हैं और पौधा विकास और जनन भी नहीं कर पाता। बाकी जो ये बच गए 17 तो क्या होते हैं? 17 तत्व तो अनिवार्य होते हैं, अनिवार्य तत्व। और बाकी जो शेष होते हैं, शेष बचे तत्वों को क्या कहते हैं? अनावश्यक तत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनावश्यक तत्व कहते हैं। यहां पर आपको 17 दिख रहे होंगे कि 9 और 8, 17 अनिवार्य तत्व हो गए। इनमें से 4 तत्व क्या होते हैं कि ये सीधे किससे नहीं प्राप्त होते हैं? मृदा से प्राप्त नहीं हो पाते हैं। कौन कौन से हैं वो तत्व? इनको मिटा देता हूं। आपके सामने ये क्या है? 9 तो ये हैं और 8 ये हैं। ये सारे ये दोनों क्या कहते हैं? अनिवार्य तत्व बोल रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं? अनिवार्य तत्व होते हैं। अब इन अनिवार्य तत्वों में भी 4 तत्व ऐसे होते हैं जो मृदा से प्राप्त नहीं होते हैं। जो ये अनिवार्य तत्व है आपके सामने कितने हैं? 17 हैं। इन 17 अनिवार्य तत्वों को हम क्या कह सकते हैं? खनिज पोषक तत्व बोल सकते हैं इनको। खनिज पोषक तत्व। इन खनिज पोषक तत्वों में से 4 खनिज तत्व ऐसे होते हैं जो मृदा से प्राप्त न होकर किससे प्राप्त होते हैं? जल द्वारा या वायुमंडल द्वारा प्राप्त होते हैं। उनको क्या कहते हैं? खनिज पोषक तत्व। खनिज पोषक तत्व कहां से होते हैं? वायुमंडल या किसके द्वारा प्राप्त होंगे? जल द्वारा प्राप्त। और कौन से हैं वो अखनिज तत्व? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कितने? 4 हैं।
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। लेकिन यहाँ पर बात करें किसकी, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन क्या करते हैं, निम्न जो पादप होते हैं वो तो क्या करते हैं, वायुमंडल से सीधे ही नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेंगे, लेकिन उच्च पादप ये नाइट्रोजन को वायुमंडल से सीधा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, ये नाइट्रोजन को दूसरे रूप में ग्रहण कर पाते हैं, जैसे नाइट्रेट के रूप में ये ग्रहण करते हैं। इसलिए ये कहाँ से प्राप्त करते हैं, मृदा से प्राप्त करते हैं। कौन, उच्च पादप नाइट्रोजन को मृदा से ही ग्रहण करते हैं। इसलिए अगर हम खनिज पोषक तत्व की बात करें अनिवार्यता के रूप में, क्योंकि यहाँ पर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किससे प्राप्त कर लेंगे, वायुमंडल से और जल से। जल का फॉर्मूला H2O होता है, H2O, और वायुमंडल में CO2 ग्रहण करेंगे तो इस रूप में ये ले लेंगे। हाइड्रोजन तो किससे, जल से ले लेंगे, और ऑक्सीजन किससे, वायुमंडल से भी ले लेंगे और जल से भी ले लेंगे, और कार्बन वायुमंडल से ग्रहण कर लेंगे। इसलिए खनिज तत्वों की संख्या कितनी हो गई, 14। कितनी हो गई, 14 खनिज तत्व होते हैं। इनको नोट करो। उनके बाद इसमें जो अनिवार्य तत्व होते हैं, इनमें कार्य के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। अब देखो कार्य के आधार पर अनिवार्य तत्वों के प्रकार, किस आधार, जो कार्य करते हैं उनके अकॉर्डिंग। सबसे पहले रचनात्मक तत्व। रचनात्मक का मतलब हो गया जो शरीर की संरचना का निर्माण करने का काम करते हैं। शरीर की रचना यानी संरचना बनाने का कार्य कौन करती है, कोशिका। यानी कोशिका के गठन के लिए जो तत्व पाए जाते हैं, या जैव रसायन के लिए जो घटक होते हैं। जैव रसायन के लिए कौन कौन से घटक होंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आपको पता है कि जीवन के निर्माण के लिए इन चारों तत्वों की आवश्यकता होती है। यानी ये चारों तत्व क्या करेंगे, किसी भी सजीव का संरचना निर्माण में भाग लेंगे। दूसरा है ऊर्जा संबंधित तत्व, यानी जो क्या करेंगे, ऊर्जा निर्माण करने का काम करेंगे, यानी ऊर्जा के फॉर्मेशन का कार्य करेंगे। क्या करेंगे, ऊर्जा के लिए, पौधे की क्या करेंगे, ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करेंगे। जैसे ATP के निर्माण के लिए फास्फेट की आवश्यकता होती है, और क्लोरोफिल निर्माण के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। दूसरा है एंजाइम सक्रियक। एंजाइम सक्रियक का हो जाएगा कि वे अनिवार्य तत्व जो एंजाइम की को क्या करेंगे, सक्रिय करेंगे और उसको बाधित करेंगे, यानी उनकी क्रियाशीलता को बढ़ावा देंगे और इसको घटाएंगे भी। वो क्या होंगे, एंजाइम सक्रियक हो जाएंगे। एंजाइम सक्रियक के रूप में जैसे मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मोनोबेडिनम हो गया आदि। और लास्ट और फाइनल है कि जो कोशिका में प्रासरण विभव को बदलेंगे और उसको संतुलित करेंगे, वो कौन से होंगे, जैसे पोटेशियम और क्लोरीन। जैसे पोटेशियम के बारे में हमने पढ़ा था, रंध्र के बारे में। तो जब पोटेशियम की मात्रा, ये द्वार कोशिका में पोटेशियम जब प्रवेश करता है तो मैलिक अम्ल अपघटित हो जाता है, मेलेट का निर्माण कर लेता है। और पोटेशियम जब मेलेट बनता है, पोटेशियम मेलेट जब बनता है तो उसकी वजह से क्या होता है, रंध्र खुलते हैं, और जब वापस पोटेशियम बाहर निकल जाता है तो रंध्र वापस जब अंदर पोटेशियम मेलेट बनता है तो रंध्र खुलते हैं, और जब ये पोटेशियम बाहर निकलता है तो बंद हो जाते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया था। तो कार्य के आधार पर अनिवार्य तत्व को 4 भागों में डिवाइड कर रखा है, संरचनात्मक, ऊर्जा संबंधित, एंजाइम सक्रियक, और जो प्रासरण विभव को बैलेंस करने का काम करेंगे। ठीक है, नोट करो इनको, फिर इनके कार्य पढ़ते हैं। खनिजों के सामान्य कार्य, यानी खनिज क्या क्या काम करते हैं कोशिका के अंदर। सबसे पहला है जीवद्रव्य के निर्माण में। जीवद्रव्य जो कोशिका का जीवित भाग होता है उसके निर्माण में भी खनिज तत्व भाग लेते हैं। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, ये मुख्य तत्व होते हैं जो जीवद्रव्य के निर्माण में भाग लेते हैं, यानी जीवद्रव्य का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है एंजाइम सहकारक के रूप में, जो एंजाइम होते हैं उसमें भी ये तत्व भाग लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम हो गया, फेरस हो गया, कैल्शियम, जिंक, कॉपर, पोटेशियम, मैग्नीज और मोनोबेडिनम भी होता है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया जब होती है, यानी ETS जो साइकिल चलता है, ETS मतलब इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ETS सिस्टम जो चलता है उसमें भी कई तत्व भाग लेते हैं। जैसे फेरस हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, क्लोरीन हो गया। नेक्स्ट है कोशिका में OP यानी ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रासरण दाब को बनाए रखने के लिए भी तत्वों की आवश्यकता होती है।
जो कोशिका झिल्ली होती है जो पदार्थों के पारगम्यता का करती है, उन पदार्थों की पारगम्यता को कंट्रोल करने के लिए तत्व भाग लेते हैं, जैसे कैल्शियम और पोटेशियम हो गए। पारगम्यता क्या होगी कि कोशिका झिल्ली के द्वारा पदार्थों क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इस क्रिया का नियंत्रण भी इन अनिवार्य तत्वों के द्वारा होता है। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम पढ़ते हैं। थैंक यू।